बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब लहासा की ओर गद्यखंड यात्रा वृत्तांत किस विधा में लिखा गया है? गद्य की किस विधा में लिखी गई है? यात्रा वृत्तांत में। तो आज हम सब लहासा की ओर पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का परिचय और लेखक का परिचय। हिंदी की प्रमुख गद्य विधा के लेखन में राहुल सांकृत्यायन का नाम अद्वितीय और अग्रगण्य है। वे घुमक्कड़ी साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। वे यात्रा वृत्तांत लहसा की ओर का संकलित अंश उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से अवतरित है। उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से यह यात्रा की थी। उन्होंने इस यात्रा का वर्णन अत्यंत ही रोचक शैली में किया है तथा तिब्बती समाज के रहन सहन के विषय पर प्रभाव भी डाला है कि तिब्बत के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन रीति रिवाज कैसा है। तो पहले लेखक का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव, कौन सा गांव? पंदहा गांव में सन 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में किसका जन्म हुआ था? राहुल सांकृत्यायन जी का। किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस जिले में हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। किस गांव में हुआ था? पंदहा गांव में हुआ था। अब उनका बचपन का नाम क्या था? केदार पांडे नाम था। बचपन का मूल नाम उनका क्या था? केदार पांडे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। 1930 में क्या किए? बौद्ध धर्म अपना लिए। कहाँ जाकर के? श्रीलंका में। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन का नाम, इसके बाद वे राहुल सांकृत्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से जाने लगे? राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से जाने लगे। श्रीलंका में जाकर वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी बन गए। अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए। देखिए, भाषाओं का भी पड़ाव होता है। वैदिक से लौकिक। पहले कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत था। वैदिक से क्या आया? लौकिक। लौकिक से क्या आया? पाली। पाली से क्या आया? प्राकृत। और प्राकृत से क्या आया? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से परिष्कृत होकर के हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो राहुल सांकृत्यायन जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए। और यात्रा वृत्तांत के समय में यात्रा करते समय किसी भी व्यक्ति को जब अनेक भाषाओं का ज्ञान रहता है तो देश विदेश में घूमते समय उसको वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रहन सहन को समझने में कोई समस्या नहीं आती है। तो इस तरह से राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव प्रवृत्ति के थे। वे संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित 1963 में संसार को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु कब हो गई? 1963 में। राहुल सांकृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य की रचनाएं की, साहित्य का सृजन किया। ये गद्य की विधाएं होती है
जो कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, डायरी, रिपोर्टाज, ये गद्य की विधाएं हैं। विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद भी किया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। उनकी जो कृतियां हैं इस प्रकार हैं: दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। यात्रा साहित्य, मेरे जीवन यात्रा 6 भाग में लिखा गया है। राहुल यात्रावली, घुमक्कड़, शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय, परिचय, रूस में 25 मास आदि। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाओं का वर्णन आपके सामने में रखा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी बहुत अद्वितीय थे। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया था, यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य भी बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की विशेषताएं थी। राहुल सांकृत्यायन जी की भाषा शैली, उनकी रचनाओं में शुद्ध भाषा का प्रयोग मिलता है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तीसरे से राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली आदि का रोचक ढंग से आपके सामने वर्णन किए। अब आइए लहसा की ओर, लहसा की ओर पाठ का सारांश, पाठ का सार आपको मैं समझाऊंगा। लहसा की ओर पाठ का सार: नेपाल से फरी कलिंगपोंग का मार्ग तब तक नहीं खुला था। नेपाल से फरी कलिंगपोंग मार्ग तक का रास्ता नहीं खुला था। मात्र नेपाल की ही नहीं बल्कि भारतीय वस्तुएं भी इसी मार्ग से तिब्बत की सीमा में पहुंचती थी। कहां से? लहसा की ओर से। इसी मार्ग पर अनेक फौजी चौकियां थी। तिब्बती समाज में जाति पात और छुआछूत का भेदभाव नहीं था। यहां गरीबी के कारण भिखमंगों का बोलबाला है और चोरी का बहुत डर भी रहता था। कुछ तो सामान लेकर लोगों से चाय बनवा सकते थे। कुछ लोग तो सामान लेकर के क्या करते थे? चाय भी बनवाते थे। मैं पाठ का, लहसा की ओर पाठ का मैं सार समझा रहा हूँ। क्या कहानी का सारांश है, क्योंकि पूरी कहानी को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसके सारांश को समझा रहा हूँ। जैसे ही लेखक और उसके साथी एक चीनी किले से कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक तिब्बती राहदारी मांगने लगा। एक तिब्बती क्या करने लगा? राहदारी, रास्ते का खर्च मांगने लगा। उसी दिन लेखक वहां के थोंगला गांव पहुंचे थे। लेखक कहां पहुंचा था? थोंगला एक गांव है। लेखक और उनका साथी भी स्वयं भिखमंगे के भेष में थे। लेखक किस रूप में गए थे? भिखमंगे के भेष में। जब वे 5 वर्ष बाद लौटे तो इसी गांव के एक गरीब परिवार में ठहरे थे। डाणे तिब्बत में सबसे अधिक खतरे का स्थान है। डाणे का स्थान का नाम है, सबसे खतरे का स्थान है। पहाड़ी कटाव की वजह से दूर तक आदमी नजर नहीं आता, दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता है। यहां पर डाकू आदमी को मारने के बाद ही लूटते हैं। डाकू क्या करते हैं? आदमी को पहले मारते हैं तब इनके सामानों को लूट लेते हैं।
लेखक तथा उसका साथी भिखारी के भेष में थे, इसलिए उनको डाकुओं से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि भिखारी थे, भिखमंगे थे। लेखक और उनके साथी सुमति 2 घोड़ों की मदद से दोपहर तक डाणे के ऊपर जा पहुंचे। अब डाणे क्या है, बहुत खतरनाक स्थान था पहाड़ी क्षेत्र का। किसी तरह दोनों साथी 2 घोड़ों को लेकर के दोपहर तक उस डाणे पर पहुंचे। बर्फ से ढके हिमालय के सबसे ऊंचे स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों, जानवरों के सींगों और रंगीन वस्त्रों से सजा था। डाणे के देवता का स्थान जो था वह कैसे सजा हुआ था? पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंगीन वस्त्रों से सजावट की गई थी। यहाँ से आगे उतराई थी, ढलान था, इसलिए लेखक अपने साथी से बहुत पीछे छूट गया। लेखक क्या हुआ? अपने साथी से बहुत पीछे छूट गया। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया और पूछने पर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से वहां पहुंचा। वहां सुमति लेखक का इंतजार कर रहा था। लेखक पिछड़ गया था, तो सुमति आगे पहुंच गए थे और सुमित क्या कर रहे थे? लेखक का इंतजार कर रहे थे। वह बार बार चाय गर्म कर रहा था और लेखक पर क्रोध भी कर रहा था, क्योंकि लेखक क्या बहुत पीछे हो गया था, बहुत देर से आया। लेखक पहाड़ों से घिरे तिंगरी के मैदान में पहुंचे। तिंगरी एक स्थान था। टापू के दूसरी ओर तिंगरी समाधगिरी नाम की एक पहाड़ी थी। तिंगरी समाधगिरी नाम की वहां पर क्या थी? एक पहाड़ी थी। यहां सुमत के अनेक यजमान रहते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी। वह उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे बनाकर देता था। कौन? सुमति। जब भी जाता था वहां तो बोध गया में जहां बौद्ध भिक्षु विहार बना हुआ है, तो कपड़े के बने हुए गंडे, बत्तियां बना करके प्रसाद के रूप में वहां जाकर के बांटता था। वहां से वे 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे चल पड़े। वहां से सुमति ने शेखर विहार की ओर चलने का बहाना किया कि मुझे शेखर विहार भी चलना है। तिब्बत में ज़्यादातर लोग जागीरदार हैं, जमींदारी प्रथा थी। वहां पर खेती की व्यवस्था के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता था। वह भिक्षु यहाँ राजा के समान पूजा जाता था। जो भिक्षु बौद्ध अनुयायी जाता था, जो भिक्षुक होता था, और वह राजा के समान वहां पर पूजा जाता था, जमींदार की तरह रहता था। मुखिया भिक्षु नमसे बहुत शालीन और विनम्र आदमी थे। वहां पर एक बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था जो भिक्षु था, वह नमसे था। नमसे बहुत शालीन और विनम्र आदमी थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर मीन्स क्या होता है? बुद्ध वचन की अनुवाद, बुद्ध वचन की लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियां थीं। लेखक का आसन वहीं लग गया। जब वह बौद्ध वहां पहुंचता है, देखता है 103 पोथियां हैं बुद्ध वचन की लिखी हुई, जिसको कंजूर कहा जाता है। लेखक वहीं आसन लगाया और वह मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी पोथियां थी। एक एक पोथी कितने किलो की थी? एक एक पोथी 15-15 सेर की थी। लेखक पोथी पढ़ने में मग्न हो गया, लीन हो गए, और सुमति अपने यजमानों के पास चला गया। अगले दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो प्रिय बच्चों, ये लहसा की ओर पाठ का संक्षिप्त सार मैं आपके सामने बताया और आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस यात्रा वृत्तांत की जो कहानी है लहसा की ओर, उसके कुछ क्वेश्चन उसको मैं समझा दे रहा हूँ और कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जैसे अतिरिक्त क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सुमति लेखक के साथ कैसे जा रहा था? सुमति
लेखक के साथ कैसे जा रहा था? इसका आंसर क्या होगा? रास्तों से परिचित होने के कारण। सुमति लेखक के साथ कैसे जा रहा था? रास्तों से परिचित होने के कारण। क्यों? भिक्षु या उसके यजमान फैले हुए थे, उनसे मिलने आता जाता रहता था, इसलिए सुमत रास्तों में जो परिचित थे उनके कारण उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। भद्र भेष में लेखक को क्यों पहचाना नहीं गया? भद्र भेष में लेखक को क्यों पहचाना नहीं गया? क्योंकि शाम के समय वहां लोग छंग पीकर, शराब पीकर अपने होश हवास को खो बैठते हैं, वे किसी को नहीं पहचानते। लेखक किस भेष में था? भिखमंगे के भेष में था। क्यों? ताकि रास्ते में उन्हें कोई तंग न कर सके, डाकू चोर उन्हें लूट न सके। 5 साल पहले तिब्बत आया था तो कहाँ ठहरा था? 5 साल पहले जब लेखक गया था तो अच्छे स्थानों पर ठहरा था। वहां के लोग भेदभाव नहीं मानते थे, और शाम के समय वहां के निवासी क्या पीते हैं? छंग पीते हैं। तो ये बच्चों कुछ गद्यांश के पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, उस क्वेश्चन को मैं कुछ बताया और कुछ क्वेश्चन आपको मैं लिखने के लिए दूंगा। जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप बनाइएगा। आइए इस अभ्यास के क्वेश्चन को मैं एक दो क्वेश्चन को बताता हूं। जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वह इस प्रकार है। पहले अभ्यास के क्वेश्चन के आधार पर मैं भिक्षु नमसे की चारित्रिक विशेषताएं बताने जा रहा हूं। नमसे कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वे शेखर विहार नामक जागीर के प्रमुख भिक्षु थे। वे जागीर में खेती का काम देखते थे। दूसरे प्रबंधक और भिक्षुओं की तरह जागीर में उनका बहुत सम्मान था। वे बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें अहंकार न था, जबकि वे जागीर के प्रमुख भिक्षु थे जिसे राजा के समान माना जाता था। लेखक उनसे भिखमंगों की वेशभूषा में मिला। उन्होंने लेखक से प्रेम पूर्वक मुलाकात की और लेखक को यथोचित सम्मान भी दिए। तो प्रिय बच्चों, ये नमसे कौन थे? आइए मैं अभ्यास के क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पहला क्वेश्चन है थोंगला। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के भेष में होने के बाद भी ठहरने का उसे स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति नहीं थे। बौद्ध धर्म का जो भिक्षु था उनके साथ नहीं था। सुमत की उस गांव में जान पहचान थी, और दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र भेष में था पर उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। आज शाम के समय वहां क्या होता है? शाम के समय वहां के लोग छंग पीकर, शराब पीकर होश हवास खो बैठते थे। इसके अलावा उसके साथ सुमत भी नहीं था, इसलिए वह ठहरने के लिए स्थान नहीं पा सका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंचने पर लेखक किस भेष में था? भिखमंगे भेष में था, इसलिए उसे भिखमंगे के भेष में होने के बाद उसे ठहरने का स्थान नहीं मिला था, क्योंकि उस समय उसके साथ बौद्ध भिक्षु सुमत नहीं थे और सुमत की उस गांव में बहुत जान पहचान थी, परिचित लोग थे। और दूसरी बार जब गया तो भद्र भेष में था, वह उस गांव के लोगों से अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक का शाम के समय वहां पहुंचा था, और शाम के समय वहां के लोग शराब पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसी कारण
सुमत भी नहीं था, इसी कारण ठहरने का स्थान उन्हें नहीं मिला। किसको किसको नहीं मिला? लेखक को नहीं मिला। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था कि कोई मार न दे, कोई मेरे सामान को लूट न ले। वहां के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं और वहां अनेक निर्जन स्थान है, एकांत स्थान है, जहां डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, निडर रहते हैं। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी कोई प्रबंध नहीं था। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले क्या करते थे? हत्या करते थे, फिर उसके माल को लूट लेते थे। तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यात्रियों को यह भय बना रहता था कि जान माल का खतरा रहता था। आत्मरक्षा के लिए इसलिए वहाँ के लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते थे। अनेक एकांत स्थान था, डाकुओं को के मारे लोगों को डर भय बना रहता था। अब पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में डाकू क्या करते थे? पहले राहगीरों को मारते थे और फिर उनके सामान को लूट लेते थे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, लंगोर। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? पाठ के सारांश आपको बताए थे। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया कि उसका घोड़ा क्या था? लेखक का धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से क्या हो गया? बिछड़ गया और रास्ता भी भूल गया। दूसरे रास्ते पर टेढ़ा 2 मील दूर चले गए और फिर वापस आकर फिर उस रास्ते पर आए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। तो प्रिय बच्चों, आज ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मैं बताया हूं। इन 3 क्वेश्चन के आंसर को आप लिख लीजिएगा। अगला जो कल जो बताएंगे हम, वह चौथे क्वेश्चन से बताएंगे और कुछ अन्य प्रश्न भी आपको समझाएंगे और बताएंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।